तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडु ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पृथ्वी का उष्मा बजट। इससे पहले तक का हम लोगों ने पिछली वीडियो में देख लिया था। आज हम लोग पृथ्वी का उष्मा बजट शुरू करने वाले हैं। उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि डिस्क्रिप्शन में जो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा उससे जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे फ्री में क्विजेस दिए जा रहे हैं और मैं उसको और इम्प्रूव टाइमर वाला क्विज लगाने वाला हूँ वहाँ पे, तो उससे जुड़ना मत भूलिएगा। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको लगभग सभी सब्जेक्ट, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो या मैथ्स हो, फ्री में तैयारी करवाई जाएगी आपके एग्जाम तक। तो टीआरई 4 की तैयारी को अगर आप और मजबूत करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए और अपने चैनल को बड़ा बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है पृथ्वी का उष्मा बजट? क्या है, ध्यान से देखिए। वायुमंडल की ऊपरी परत पर प्राप्त सूर्यताप 100 इकाई है। कैसे क्या कह रहा है कि ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है, सूर्य यहाँ पे है, सूर्य से जो रोशनी आ रहा है ना, ये वायुमंडल है। ठीक है, पृथ्वी से पहुंचने से पहले क्या होगा, वायुमंडल से उसको टकराना पड़ेगा ना, पास करना पड़ेगा। तो कहता है कि आप सपोज कीजिए कि ये 100 है, ये मानने कह रहा है कि आप सूर्य से जो आ रहा है ना सूर्यताप, वो 100 मान लीजिए कि 100 इकाई है। ठीक है, इन 100 इकाई में से 35 इकाई पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष पर परावर्तित हो जाता है। पृथ्वी की धरातल, ये पृथ्वी है, यहाँ से 100 चला, सूर्य से 100 चला, पृथ्वी तक पहुंचने से पहले ही क्या होगा, 35 जो है वो लौट जाता है। ठीक है, 35 लौट जाएगा, 100 में 35 लौट जाएगा तो कितना बचेगा, 65 बचेगा। याद रखिएगा, परावर्तित होकर लौट जाती है। सूर्य विकिरण की इस परावर्तित मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। ध्यान से देखिए, पृथ्वी का एल्बिडो किसको कहते हैं आप बताइए, 65 को या 35 को? तो 35 को कहते हैं, याद रखिएगा। सौर विकिरण की इस परावर्तित मात्रा को, सौर विकिरण का यह परावर्तित मात्रा जो लौट के वापस चला गया, उसको हम लोग एल्बिडो कहेंगे पृथ्वी का। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा आप। प्रथम 35 इकाई को छोड़कर बाकी 65 इकाइयां अवशोषित होती हैं। प्रथम 35 इकाई तो वापस लौट के चला गया, आपको बताए थे। और 65 इकाई क्या होता है, अवशोषित होता है। कैसे होता है देखिए, 14 वायुमंडल में, 14 यूनिट वायुमंडल के द्वारा और 51 पृथ्वी की धरातल द्वारा। 14 किसके द्वारा होता है, वायुमंडल एब्जॉर्ब कर लेता है उसको, और 51 किसके द्वारा होता है, पृथ्वी की धरातल द्वारा होता है। पृथ्वी द्वारा अवशोषित ये 51 इकाइयाँ पुनः पार्थिव विकिरण के रूप में लौटा दी जाती हैं। पृथ्वी जो 51 यूनिट का उसको अवशोषित करता है ना, उसको फिर क्या कर देता है, पार्थिव विकिरण के वो रूप में कैसे उसको क्या करता है, वापस लौटा देता है। इसमें से 17 इकाइयाँ तो सीधे अंतरिक्ष में चली जाती हैं, और 51 जो लौटाया इसमें 17 तो सीधा अंतरिक्ष में चल गया। 34 इकाइयाँ वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो जाती हैं। 51 जो पृथ्वी पार्थिव विकिरण द्वारा लौटा रहा है ना, 51 यूनिट, उसमें से क्या हो रहा है, 17 तो सीधा अंतरिक्ष में चल रहा है, लेकिन 34 क्या हो जा रहा है, वायुमंडल द्वारा अवशोषित होती हैं। 6 इकाइयां स्वयं वायुमंडल द्वारा, 9 इकाइयां संवहन के जरिए और 19 इकाइयां संघनन की गुप्त उष्मा के रूप में। कैसे कैसे होता है देखिए, 6 इकाई स्वयं वायुमंडल द्वारा, 9 इकाई संवहन के जरिए और 19 इकाई संघनन की गुप्त उष्मा के द्वारा इसको अवशोषित कर लिया जाता है। वायुमंडल द्वारा 48 इकाइयों का अवशोषण होता है। वायुमंडल द्वारा कितना इकाइयों का अवशोषण होता है, 48 इकाइयों का अवशोषण होता है। इसमें 14 इकाइयां सूर्यताप की और 34 इकाइयां पार्थिव विकिरण की होती है। सूर्यताप का कितना होता है, 14 इकाई होता है, और वहीं पर 34 इकाई किसका होता है, पार्थिव विकिरण का। याद रखिए कि वायुमंडल ध्यान से देखिए, वायुमंडल जो 48 इकाई अवशोषित करता है ना, 48 इकाई, उसमें से 14 इकाई ही मात्र सूर्यताप का है। तो आप इसे क्या समझ रहे हैं कि वायुमंडल जो अवशोषित कर रहा है उसमें ज्यादा मात्रा किसका है, तो ज्यादा मात्रा पार्थिव विकिरण का है, जो पृथ्वी वापस लौटा के उसको दे रही है अंतरिक्ष को। वायुमंडल विकिरण द्वारा इनको भी अंतरिक्ष में वापस लौटा देता है। वायुमंडल विकिरण द्वारा इनको भी अंतरिक्ष में क्या करता है, वापस लौटा देता है। अतः पृथ्वी के धरातल तथा वायुमंडल से अंतरिक्ष में वापस लौटने वाली विकिरण की इकाइयां क्रमशः 17 और 48 हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अतः पृथ्वी के धरातल तथा वायुमंडल से अंतरिक्ष में वापस लौटने वाली विकिरण की इकाइयां, पृथ्वी से धरातल कितना लौट रहा है, 17, और वायुमंडल से अंतरिक्ष में वापस, वायुमंडल से अंतरिक्ष में कितना जा रहा है, 48। याद रखिएगा, जिनका योग 65 होता है। जिनका योग क्या होता है, 65 होता है। वापस लौटने वाली ये इकाइयां
उन 65 इकाइयों का संतुलन कर देती हैं। वापस लौटने वाला इकाई क्या होता है? 65 इकाइयों को संतुलित कर देता है, जो सूर्य से प्राप्त होता है, जो सूर्य से प्राप्त होता है। शुरू में ही आपको बताए थे कि 35 तो लौटा देता है, 65 ही इधर से आता है और वापस 65 ही चला जाता है, जो सूर्य से प्राप्त होता है। यही पृथ्वी का उष्मा बजट अथवा उष्मा संतुलन है। यही पृथ्वी का क्या है? उष्मा बजट या उष्मा संतुलन है, क्योंकि पृथ्वी 65 ही लेता है भैया। ठीक है, 35 तो वापस चला गया था, 65 लिया और 65 ही पार्थिव विकिरण हो या फिर वायु में चला जाता है। तो अगला देखिए, उष्मा बजट खत्म हो गया, आगे है तापमान। काफी इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर, ध्यान से देखिए, इसको समझ जाएंगे ना आप तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हवाएं कैसे चलती है, आगे आगे कौन सा उच्च तापमान है, कौन सा निम्न तापमान, ये सब समझने में काफी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए क्या करा है, वायुमंडल एवं भूपृष्ठ, वायुमंडल एवं भूपृष्ठ के साथ सूर्यताप की अन्योन्य क्रिया द्वारा जनित उष्मा तापमान के रूप में मापा जाता है। क्या होता है? देखिए, वायुमंडल एवं भूपृष्ठ के साथ सूर्यताप की अन्योन्य क्रिया द्वारा जनित उष्मा तापमान के रूप में मापा जाता है। जैसे सूर्यताप आया, मतलब पृथ्वी से जो ये क्या बोलते हैं इसको, सूर्य से जो रोशनी आया, आप ही देखे थे, आप पृथ्वी पार्थिव विकिरण जो उसको लौटाया गया या फिर जो अवशोषित हुआ, उससे क्या होता है? गर्म हो जाता है। वायुमंडल गर्म होता है कि नहीं गर्म होता है? उसी को किस में नापा जाता है? तापमान में मापा जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ जहाँ उष्मा किसी पदार्थ कणों के अणुओं की गति को दर्शाता है। उष्मा क्या दर्शाता है? किसी पदार्थ के कणों की गति को दर्शाता है। अगर आप जो केमिस्ट्री पढ़े तो उसमें देखते होंगे कि उष्मा क्या दर्शाता है? उसके कणों की गति को दर्शाता है। वहीं तापमान किसी पदार्थ या स्थान के गर्म या ठंडा होने की डिग्री का माप है। वहीं पर तापमान क्या है? किसी पदार्थ का गर्म या ठंडा। तापमान हमें ये बताता है कि कोई पदार्थ कितना गर्म है या कितना ठंडा है। किसी भी स्थान पर वायु का तापमान निम्नलिखित कारकों द्वारा प्रभावित होता है। वायु का तापमान किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है, वो ध्यान में रखिए आप। देखिए क्या कह रहा है कि वायु उस स्थान का अक्षांश रेखा, देखिए डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ जाएगा कि किसी भी स्थान का वायु का तापमान किसी स्थान पर वायु का तापमान किन कारकों पर निर्भर करता है। तो पहले देखिए, उस स्थान का अक्षांश, उस स्थान पर जिस स्थान पर आप वायु का बात कर रहे हैं, उस स्थान का अक्षांश पर निर्भर करेगा वायु का तापमान। दूसरा, समुद्र तल से उस स्थान की अंगुत्ता, समुद्र स्थान से उस स्थान की क्या है? अंगुत्ता मतलब ऊंचाई। तीसरा है समुद्र तल से उसकी दूरी। तीसरा क्या है? समुद्र तल से उसकी दूरी कितनी है। वायु संगति एवं परिसंचरण, वायु की संहति एवं परिसंचरण डिसाइड करता है कोशन तथा ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति। उस स्थान पर ठंडी महासागरीय धाराएं आ रही कि नहीं आ रही है, इससे भी वायु का तापमान क्या होता है? प्रभावित होता है। स्थानीय कारक, कुछ स्थानीय कारक भी हैं जिसके कारण से क्या होता है? वायुमंडल का तापमान प्रभावित होता है, वायु का तापमान प्रभावित होता है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है, इनमें से किन से वायु का तापमान प्रभावित होता है? तो ये 6 का 6 आपको ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से जो नहीं रहेगा वही होगा, जो रहेगा वो नहीं होगा। तो जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा कारक नहीं है, तो वो वाला टिक कीजिएगा, कौन सा कारक है, तो इसमें से 6 जो रहेगा उसको टिक लगा देना। तो ध्यान से आप ये 6 कारक देख लीजिए। आगे क्या कह रहा है? तापमान का वितरण। देखिए ध्यान से, जनवरी और जुलाई के तापमान के वितरण का अध्ययन करके हम पूरे विश्व के तापमान का वितरण के बारे में जान सकते हैं। क्या कह रहा है? जनवरी और जुलाई के तापमान के वितरण का अध्ययन। जनवरी और जुलाई क्यों बोल रहा है? जनवरी में कैसा मौसम रहता है, जुलाई में कैसा? जनवरी में थोड़ा ठंडा रहता है, जुलाई में थोड़ा गर्म रहता है। का अध्ययन करके आप क्या करते हैं? पूरे विश्व के तापमान का वितरण के बारे में जान सकते हैं। पूरे विश्व के तापमान के वितरण के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं। मानचित्रों पर तापमान वितरण सामान्यतः समताप रेखाओं की मदद से दर्शाया जाता है। आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि मानचित्र में तापमान का वितरण किन रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है? समताप रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। या फिर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि समताप रेखाएं किसे कहती हैं? तो आप लिखेंगे कि मानचित्र पर तापमान के वितरण को दर्शाने के लिए जिन रेखाओं का उपयोग किया जाता है उन्हें समताप रेखा कहते हैं। यह वह रेखा है जो समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ती है। देखिए आगे एक और एमसीक्यू हमको मिल गया, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समताप रेखाएं क्या है, तो आप लिखेंगे कि यह वह रेखा है जो समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ती है। दो समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समताप रेखा कहते हैं। जब दो स्थान का तापमान समान होगा, उससे जो आप रेखा जोड़ेगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे? समताप रेखा कहेंगे। विषुवत रेखीय महासागरों पर तापमान 27 डिग्री से अधिक होता है। विषुवत रेखीय महासागर जो होते हैं ना, महासागरों पर तापमान क्या होता है? 27 डिग्री से अधिक होता है।
सर्वाधिक तापांतर, तापांतर मतलब क्या हुआ, ताप का अंतर कहाँ होता है, यूरेशिया महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। डायरेक्ट ये सब एमसीक्यू है कि सर्वाधिक तापांतर कहाँ पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा यूरेशिया महाद्वीप के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। उत्तर पूर्वी कहाँ पे, यूरेशिया महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में सबसे अधिक तापांतर पाया जाता है, जो लगभग 60 डिग्री का है। कितना है, 60 डिग्री का है। तापांतर मतलब समझे ना कि दिन का तापमान और रात का तापमान में 60 डिग्री का अंतर है। दिन में अगर 30 डिग्री का टेम्परेचर था तो रात में 90 डिग्री का टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि इसका मुख्य कारण महाद्वीपीयता, कॉन्टिनेंटलिटी है। इसका मुख्य कारण क्या है, महाद्वीपीयता है। ठीक है, सबसे कम 3 डिग्री का तापमांतर 20 डिग्री दक्षिणी एवं 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच पाया जाता है। सबसे कम तापमांतर अगर आपको पूछे कि सबसे कम तापमांतर कहाँ पाया जाता है, भाई सबसे कम तापमांतर 3 डिग्री का तापमांतर का अंतर पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है, 20 डिग्री दक्षिणी एवं 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच, दक्षिणी और उत्तरी अक्षांशों के बीच। याद रखिएगा, समताप रेखा वह कल्पित रेखा है। कल्पित रेखा मतलब वह काल्पनिक रेखा। समताप रेखा को आप देख नहीं पाएंगे कि पृथ्वी में हम नागालैंड गए और वहाँ पे देख लिए समताप रेखा, कहीं पे है नहीं। एक काल्पनिक रेखा है जो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती है। हम ऊपर ही बता दिए थे कि समताप रेखा वे रेखाएं जो समान तापमान वाली रेखाओं को मिलाती हैं। समताप रेखाएं तथा समताप के वितरण में निम्न लक्षण हैं। समताप रेखाएं तथा समताप के वितरण के निम्न लक्षण क्या लक्षण है, देखिए। समताप रेखाएं पूर्व पश्चिम दिशा में अक्षांशों के लगभग समांतर खींची जाती हैं। पहला पॉइंट ध्यान से देखिए, समताप रेखाएं जो है ना पूर्व पश्चिम किधर है, पता होगा, पूर्व इधर है और पश्चिम इधर है कि नहीं है, दिशा में अक्षांश रेखाओं के समांतर खींची जाती है। कैसे खींचा जाता है, पूर्व पश्चिम, ऐसे पूर्व से पश्चिम, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, तो पूर्व पश्चिम में, और ये अक्षांश रेखा अगर उसके ऊपर है तो ये क्या किया जाएगा, उसके समांतर खींचा जाएगा। इसका कारण यह है कि एक ही अक्षांश पर स्थित सभी स्थानों पर एक ही मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक ही अक्षांश रेखा पे जो है ना, एक ही अक्षांश रेखा पर जितना भी स्थान है सब में सूर्यताप क्या होगा, एक समान होगा। ये बात याद रखिएगा, प्राप्त होता है, एक समान प्राप्त होता है, और तापमान भी लगभग एक जैसा ही रहता है। कहने का मतलब है एक अक्षांश जैसा है, एक अक्षांश, सपोज कीजिए कि ये हम ले लेते हैं 15 डिग्री अक्षांश। 15 डिग्री अक्षांश पर यहाँ पर एक देश है, मान लीजिए कुछ भी, मान लीजिए आप दिल्ली मान लीजिए, यहाँ कलकत्ता, यहाँ बॉम्बे मान लीजिए, अलग अलग शहर है। तो तीनों शहर अगर एक ही अक्षांश पर है, 15 डिग्री पर है, तो तीनों पर सूर्यताप सेम रहेगा, तीनों पर लगभग एक जैसा ही तापमान रहेगा। ये कहने का मतलब है यहाँ जो तापमान रहेगा दिल्ली में, बम्बई में, मद्रास में, सब में एक ही रहेगा अगर उसका अक्षांश रेखा क्या है, एक है। देखिए आगे कह रहा है कि जल और स्थान पर तापमान भिन्न होते हैं। जल और स्थान पर तापमान क्या होता है, भिन्न होते हैं। अतः तटों पर समताप रेखाएं, जल और स्थान पर तापमान भिन्न होता है। जल और स्थान पर क्या होता है, जल और स्थल बेसिकली है, जल और स्थल में क्या होता है, तापमान अलग अलग होता है, आपको पता है। अतः तटों पर समताप रेखाएं अकस्मात मुड़ जाती है। आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि समताप रेखाएं अकस्मात कहाँ पर मुड़ जाती हैं, तो समताप रेखाएं अकस्मात तटों पर, समुद्र के जो तट हैं वहां पर मुड़ जाती हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में जल का भाग अधिक है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, जल का भाग अधिक है, वहां पर तापमान संबंधी विषमताएं कम पाई जाती हैं। दक्षिणी गोलार्ध, ये वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा में जल का मात्रा अधिक है, वहां पर तापमान संबंधी विषमताएं कम पाई जाती हैं। इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में जल का भाग कम है। उत्तरी गोलार्ध में क्या है, जल का भाग कम है, वहां तापमान संबंधी विषमताएं अधिक पाई जाती हैं। देखिए एमसीक्यू यहां से भी बन सकता है कि कौन से भाग में, उत्तरी भाग में या दक्षिणी भाग में ताप संबंधी विषमताएं अधिक पाई जाती हैं, तो आपका आंसर होगा उत्तरी भाग में ताप संबंधी विषमताएं अधिक पाई जाती हैं। क्यों अधिक पाई जाती हैं, क्योंकि वहां जल का मात्रा कम है। वहीं अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो वहां ताप संबंधी विषमताएं कम पाई जाती हैं, क्योंकि वहां जल की मात्रा अधिक है। इस कारण दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं में मोड़ कम आती हैं, क्योंकि तापमान में अंतर कम है, इसीलिए मोड़ क्या होगा, कम आएगा। वहीं पूर्व पश्चिम दिशा अधिक स्पष्ट होती है, उनकी पूर्व पश्चिम दिशा अधिक स्पष्ट होती है। कौन सी, दक्षिणी गोलार्ध में। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि समताप रेखाओं का मोड़ कम पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, दक्षिणी गोलार्ध या उत्तरी गोलार्ध, तो दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है।
और पूछा जाएगा कि किस में अधिक मोड़ पाया जाता है, तो उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। और पूछा जाएगा आपको कि पूर्व से पश्चिम दिशा सुस्पष्ट समताप रेखाएं किस गोलार्ध में देखी जाती हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में देखी जाती हैं, याद रखिएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है चौथा नंबर, समताप रेखाओं के बीच की दूरी के तापमान प्रवणता, तापमान के बदलने की दर, तापमान प्रवणता क्या हुआ, तापमान के बदलने की दर का अनुमान लगाया जा सकता है। क्या कह रहा है, समताप रेखाओं के बीच की दूरी से, समताप रेखाओं के बीच का जो दूरी है ना, उससे क्या निकाला जा सकता है, तापमान प्रवणता, तापमान के बदलने की दर को निकाला जा सकता है, का अनुमान लगाया जा सकता है। यदि समताप रेखाएं एक दूसरे के निकट होती हैं तो तापमान प्रवणता अधिक होती है। अगर समताप रेखाएं एक दूसरे का निकट होगा तो तापमान बदलने का जो दर है ना, वो क्या होगा, अधिक होगा। इसके विपरीत यदि समताप रेखाएं एक दूसरे से दूर होती हैं तो तापमान प्रवणता कम होती है। अगर एक दूसरे से क्या है, दूर है, तो तापमान बदलने की दर भी क्या है, कम होगा, याद रखिएगा। आगे पांचवा पॉइंट हम लोग देखेंगे। पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है कि उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में तापमान अधिक होता है। ये हम आपको पहले पढ़ा चुके कि किस कटिबंधीय क्षेत्र में तापमान अधिक होगा, गर्मी ज्यादा पड़ेगा कि उसमें कम पड़ेगा। तो वहां देखिए क्या कह रहा है, उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में, उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में तापमान अधिक होता है, अतः अधिक मूल्य वाली समताप रेखाएं उष्ण कटिबंध में होती हैं। अधिक मूल्य वाली समताप रेखाएं कहाँ होंगी, उष्ण कटिबंध में होंगी। ध्रुवीय प्रदेशों में तापमान बहुत ही कम होता है, अथवा वहां पर कम मूल्य वाले समताप रेखाएं पाई जाएंगी। कम मूल्य मतलब समझे ना, समताप रेखा का वैल्यू कम होगा। कहाँ पे कम होगा, तो ध्रुवीय प्रदेशों में। क्यों कम होगा, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर क्या होगा, बहुत कम रहता है। वहीं उष्ण प्रदेशों में इसका वैल्यू अधिक होगा। क्यों समताप रेखाओं का अधिक होगा, क्योंकि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ता है। आगे देखिए क्या कह रहा है, संसार के अधिकांश क्षेत्रों के लिए, ध्यान से देखिए, संसार के अधिकांश क्षेत्रों में जनवरी एवं जुलाई के महीनों में न्यूनतम अथवा अधिकतम तापमान पाया जाता है। संसार के अधिकांश क्षेत्रों में क्या होता है, जनवरी और जुलाई के महीनों में न्यूनतम अथवा अधिकतम तापमान पाया जाता है। यही कारण है कि तापमान विश्लेषण के लिए बहुधा इन्हीं दो महीनों को चुना जाता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आखिर तापमान के अध्ययन के लिए जनवरी और जुलाई के महीना को क्यों ही चुनते हैं, क्यों चुना जाता है, तो याद रखिएगा के महीनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान पाया जाता है। न्यूनतम तापमान आपका जनवरी में पाया जाएगा और अधिकतम तापमान जुलाई में पाया जाएगा। इसलिए तापांतर की स्टडी मतलब पढ़ने के लिए, विश्लेषण के लिए कौन सा महीना सही रहता है, जनवरी और जुलाई सही रहता है। रेंज ऑफ टेम्परेचर अभी हम लोग देखने वाले हैं। रेंज ऑफ टेम्परेचर देखिए क्या है, तापमांतर क्या होता है, अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को तापांतर कहते हैं। दो प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है। हम आपको अभी बता दिए कि तापांतर क्या होता है, अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अंतर। रेंज ऑफ टेम्परेचर, रेंज जैसे ही आया, उस रेंज का मतलब ही होता है कि कम एक लोएस्ट रहेगा, एक हाईएस्ट रहेगा, बीच का डिफरेंस, ठीक है। दैनिक तापांतर, देखिए दैनिक तापांतर का क्या हुआ, किसी स्थान पर, ध्यान से देखिए, ये सब काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किसी स्थान पर किसी एक दिन में अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को वहां का दैनिक तापांतर कहते हैं। ताप में आए इस अंतर को ताप परिसर मतलब ताप रेंज, टेम्परेचर रेंज कहते हैं। दैनिक तापांतर क्या हुआ, किसी भी स्थान पर, ठीक है, किसी भी स्थान पे एक दिन में अधिकतम या न्यूनतम तापमान देखा जाता है कि किसी भी स्थान का, किसी पार्टिकुलर स्थान का आप ले लीजिए, दिल्ली का ले लीजिए, कि न्यूनतम कितना गया और मैक्सिमम कितना गया, उसके बीच का जो अंतर है उसी को क्या कहेंगे, तापमांतर कहते हैं। और ताप में आए इस अंतर को क्या कहते हैं, ताप परिसर या टेम्परेचर रेंज कहते हैं। दूसरा क्या है, देखिए वार्षिक तापांतर। वार्षिक तापांतर मतलब क्या हुआ, जिस प्रकार दिन तथा रात के तापांतर के अंतर होता है, जिस तरह रात और दिन के तापांतर में क्या होता है, अंतर होता है कि नहीं, रात ठंडा होता है, दिन गर्म रहता है, उसी प्रकार ग्रीष्म तथा शीत ऋतु में तापमान में भी अंतर होता है। ठीक उसी तरह क्या होता है, जिस तरह रात और दिन के तापमान में अंतर होता है, ठीक उसी तरह क्या होता है, ठीक उसी तरह रात और दिन, ये मतलब ये ठंडा और गर्मी के मौसम में भी तापमान का अंतर होता है। अथवा किसी स्थान के सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीने के मध्यमान तापमान के वार्षिक अंतर को वार्षिक तापांतर कहते हैं। ध्यान से समझिए, दैनिक तापांतर मतलब क्या हुआ कि किसी भी दिन में सबसे कम टेम्परेचर गया, किसी भी दिन में सबसे ज्यादा टेम्परेचर गया, उस
के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, दैनिक तापांतर। वहीं वार्षिक तापांतर क्या बोलेंगे कि वर्ष में भी कभी देखते हैं आप ठंडा मौसम आता है, कभी गर्मी मौसम आता है, तो एक वर्ष में किसी पार्टिकुलर स्थान पर जो सबसे कम टेम्परेचर गया, सबसे ज्यादा टेम्परेचर गया, उस स्थान का क्या होगा, वार्षिक तापांतर हो जाता है। विश्व में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर 65.5 डिग्री साइबेरिया में स्थित बैखोरियांस्क नामक स्थान पर है। सबसे अधिक वार्षिक तापांतर कहाँ है, 65.5 डिग्री सेंटीग्रेड साइबेरिया में स्थित है, याद रखिएगा, बैखोर्सियास्क नामक स्थान पर। आगे देखिए, किसी भी स्थान विशेष के औसत तापमान तथा उसके अक्षांशों के औसत तापक्रम के अंतर को तापीय विसंगति कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तापीय विसंगति किसे कहते हैं, तो आप याद रखिएगा, तापीय विसंगति किसे कहते हैं, किसी भी स्थान विशेष, किसी पार्टिकुलर स्थान के लिए औसत तापक्रम, उसका औसत तापक्रम लेंगे, उसके अक्षांश के औसत तापक्रम के अंतर, और अक्षांश के औसत तापक्रम के अंतर मतलब क्या हुआ, अक्षांश में आगे पीछे बढ़ने पर तापमान कितना घटता बढ़ता है, उसका जब अंतर लेंगे तो उसी को क्या बोलेंगे, तापीय विसंगति बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब, पवन एवं वायु राशियां, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आराम से देखिए। वायु दाब क्या होता है, देखिए, माध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल में वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, माध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अधिकतम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। समुद्र तल से लिया जाता है और वायुमंडल के ऊपर तक, सबसे ऊपर तक जहां तक जा सकता है, अंतिम सीमा तक वायुमंडल के, उसके कारण जो एक प्रेशर जनरेट होता है ना, एक ऐसे समझिए कि एक प्रेशर, जैसे समुद्र तल है और यहाँ से ऊपर वायुमंडल यहाँ खत्म होता है, इस ये एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ ऐसे ले लिए, इसके कारण एक इकाई क्षेत्रफल में, एक इकाई, ये जो स्तंभ में एक यूनिट एरिया में जितना प्रेशर जनरेट होता है ना, उसी को क्या क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है, उसके पहले मैं आपको ये बॉक्स का कुछ आगे बढ़े उससे पहले ये देख लीजिए, पारत वायुदाब मापी, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि किसने आविष्कार किया था, तो पारत वायुदाब मापी मतलब समझे ना, पारा वाला वायुदाब मापी का किसने किया था, टॉरी सेली ने किया था। निद्रव वायुदाब मापी का किसने किया था, लूसियन विडाई ने किया था। सेल्सियस थर्मामीटर, ये वाला तो ध्यान में ही रखिएगा, एक ये और एक ये वाला, सेल्सियस थर्मामीटर का एंडर्स सेल्सियस ने किया था। केस आर्द्रता मापी का डी सॉर्सस ने किया था, सॉसर ने किया था। ठीक है, वायुमंडलीय दाब आप समझ गए। आगे देखिए क्या कहता है, कहते हैं सामान्य दशाओं में समुद्र तल पर वायु दाब पारे के 76 सेंटीमीटर या 760 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब होता है। सामान्य दशाओं में क्या होता है, समुद्र तल पर वायु दाब पारे का कितना होता है, 760 mm होता है या 76 सेंटीमीटर होता है, ये याद रखिएगा, काफी बार क्वेश्चन पूछा चुका है। ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब होता है। वायुदाब बैरोमीटर से मापा जाता है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि वायुदाब किससे मापा जाता है, तो वायुदाब किससे मापते हैं, बैरोमीटर से मापते हैं, याद रखिएगा। वायुमंडलीय दाब को मौसम के पूर्वानुमान के लिए एक महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है। वायुमंडलीय दाब को क्या करता है, वायुमंडलीय दाब को मौसम के पूर्वानुमान के लिए, आगे हम बताएंगे कि अचानक वायुदाब में पारा घटेगा तो क्या होगा, बढ़ेगा तो क्या होगा, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो ये देखिए क्या कहता है, वायुमंडलीय दाब जो है ना, मौसम के पूर्वानुमान में बहुत ज्यादा योगदान रखता है ये अपना, कि कैसे इसके कारण मौसम में क्या परिवर्तन आता है, इसी से पता चलता है। आगे देखिए क्या कह रहा है, वायुमंडलीय दाब इकाई बार है। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है, बार है। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि वायुमंडलीय दाब इकाई क्या है, तो क्या है, बार है, याद रखिएगा। एक बार बराबर कितना होता है, 10 टू द पावर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या है, 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वायुदाब को मिली बार तथा पास्कल से भी मापते हैं। मिली बार, वायुदाब को मिली बार और पास्कल से भी मापते हैं, तो इकाई तो आप एकदम कंठाग्र कर लीजिएगा कि वायुदाब को मिली बार या पास्कल से भी मापते हैं। व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली वायुदाब की इकाई किलो पास्कल है कहते हैं। व्यापक रूप से उपयोग जो कहता है, बृहद पैमाने में जो उपयोग किया जाता है, वो क्या है, किलो पास्कल है। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब 1000.2 मिलीबार या 1300
1013.2 किलो पास्कल होता है। कितना होता है? इतना होता है, किलो पास्कल होता है 1003। आगे देखिए क्या करा है, आगे कह रहा है कि वायुमंडल के निचले भाग में वायुदाब ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है। वायुमंडल का निचला भाग जो है ना, सबसे निचला भाग, वायुमंडल का निचला बहुत सारा परत है कि नहीं, क्षोभ मंडल, समता मंडल, तो निचला भाग जो है उसमें क्या होता है, ऊंचाई के साथ तीव्रता से दाब घटेगा। यह ह्रास प्रत्येक 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार होता है। एक ह्रास कितना होता है? प्रत्येक 10 मीटर जब ऊंचाई पे जाएंगे तो 1 मिलीबार घट जाएगा। 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर 265 मिलीबार वायुदाब एवं -49.7 नामक मापक तापमान होता है। आगे हम लोग देखेंगे समदाब रेखाएं। देखिए समदाब रेखाएं किसको कहते हैं? समदाब, समताप रेखा देखे थे, अब देखिए समदाब रेखा, दोनों में अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं करना है आपको। वह कल्पित रेखा, ये भी क्या है? वह कल्पित रेखा मतलब वह काल्पनिक रेखा है जो समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायुदाब समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती है। समुद्र तल से बराबर घटाए हुए समान वायुदाब वाले स्थान को मिलाती है, मतलब दो समान टेम्परेचर वाले स्थान को मिलेगा तो उसको समताप रेखा कहेंगे। वहीं जब दो समान वायुदाब वाले रेखा को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? समदाब रेखाएं कहेंगे। आगे याद रखिएगा कि ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। समदाब रेखा आइसोबार कहते हैं। समदाब रेखा कहते हैं, मतलब आइसोबार कहते हैं, दो समान दाब वाले क्षेत्र को मिलाने वाली के रेखा को। वायुदाब को मानचित्र पर समदाब रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। वायुदाब को किस तरह से दर्शाया जाता है मानचित्र पर? समदाब रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। दूरी की प्रति इकाई पर दाब के घटने को दाब प्रवणता, दूरी के प्रति इकाई पर, दूरी का प्रति इकाई पर दाब के घटने को, मतलब दूरी का प्रति इकाई मतलब क्या हुआ कि दूरी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा, घटते जाएगा, वैसे वैसे दाब प्रवणता, घटने की दर को, घटने को, देखिए दूरी की प्रति इकाई पर दाब के घटने को, दूरी के जैसे जैसे बढ़ेंगे दाब घटते जाएगा, उसको क्या कहेंगे? दाब प्रवणता कहेंगे। ध्यान में रखिएगा। प्रेशर ग्रेडियंट कहेंगे। अगला है जब समदाब रेखा एक दूसरे के पास होती है तो दाब प्रवणता अधिक होता है। जब समदाब रेखा अधिक एक दूसरे के पास होती है तो दाब प्रवणता, प्रवणता हम आपको बता देते थे, दर उसका दर, तो एक दूसरे का जब पास होगा तो दाब प्रवणता अधिक होगा, परंतु जब समदाब रेखाएं एक दूसरे से दूर होती हैं तो दाब प्रवणता क्या होता है? कम होता है। जब एक दूसरे से दूरी पर रहेगा तो दाब प्रवणता कम होगा। याद रखिएगा, दाब प्रवणता किसको कहते हैं? दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर दाब प्रवणता कहलाता है। दूरी के संदर्भ में क्या हुआ? दाब प्रवणता की दर को दूरी दाब प्रवणता कहते हैं। याद रखें। इस क्लास को हम लोग यहीं रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो भाई को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।